में है, उसका कहीं न कहीं वो खुद ही ज़िम्मेदार है। हम उन चीज़ों की बात नहीं कर रहे जो एक पर्सन के बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं होती। आज अगर कोई पर्सन ये सोच रहा है कि एग्ज़ाम्स के लिए जो है उसके पास कम समय है, तो इसके लिए भी वो खुद ही ज़िम्मेदार है जस्ट बिकॉज़ उसने बीते हुए समय को जो है जुडिशियली यूटिलाइज़ नहीं करा। आज अगर कोई पर्सन ये सोच रहा है कि यार वो एग्ज़ाम में फेल तो नहीं हो जाएगा, इसके लिए भी वो खुद ही ज़िम्मेदार है जस्ट बिकॉज़ उसने वो सब चीज़ें नहीं करी जिससे उसे जो है पास होने का कॉन्फिडेंस मिले। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है रिस्पांसिबिलिटीज़ लेने लग जाओ। जिस दिन से आप अपने ऊपर रिस्पांसिबिलिटीज़ लेने लग जाओगे, उन सब चीज़ों की जो आपके साथ हो रही है या फिर उन सब चीज़ों की जो आपके साथ हो चुकी है, उस दिन से आप ये मान के चलना कि दुनिया में कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो आपको मेंटली तोड़ के चले जाए। पता है इससे फायदा क्या होगा? जिस दिन से आप अपने आप को रिस्पांसिबल मानने लग जाओगे, उन सब चीज़ों के लिए जो आपके साथ हो रही है, उस दिन से आपको ये पता चल जाएगा कि उन चीज़ों के होने के पीछे का रीज़न क्या है। जैसे ही आपको रीज़न पता चल जाएगा, आप 100% उसको इम्प्रूव करने लग जाओगे, जिसका अल्टीमेट इफेक्ट ये होगा कि उस चीज़ का जो है एडवर्स इफेक्ट आप पे नहीं पड़ेगा और आपका जो है फोकस और कंसिस्टेंसी पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आएगा। मैंने कहा कि एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा, असर तो हर चीज़ का होता है। असर तो जो है हर चीज़ का होता है हमारे ऊपर। बस फ़र्क इतना है कि हम लोग उस चीज़ को हैंडल कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एग्जाम्स में कम मार्क्स आए हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको जो है लो फील होगा। आप ये सोचोगे कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी मार्क्स कम आए हैं। लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट से बचने के लिए आपको जो है अपने आप को रिस्पांसिबल मानना होगा। इसकी रिस्पांसिबिलिटी लेनी होगी। अपने आप से ये कहना होगा कि हां एग्जाम से कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे जो मैंने नहीं पढ़े थे। एग्जाम से कुछ क्वेश्चन मैंने गलतियां करी थी जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम आए। अगर आप ऐसा करते हो ना तो ये मान के चलो कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो और फ्यूचर में आप उस गलती को कभी रिपीट नहीं करोगे। लेकिन अगर आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो कि यार मैं तो बीमार पड़ा था, मेरी बहन की शादी थी, मैं आउट ऑफ टाउन था एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये मान के चलो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आप फ्यूचर में अपने आप को सेम सिचुएशन में पाते दिखोगे। बात की गहराई को समझना, मेंटली मैच्योर लोग कभी भी जो है एक्सक्यूजेस नहीं देते। मैं आपको जो है अपना एग्जांपल देता हूं। अगर मुझे पता चलता है कि मेरा 7 दिन बाद मॉक टेस्ट है तो मैं पढ़ूंगा, किसी भी हाल में पढ़ूंगा, मैं एक्सक्यूजेस कभी नहीं दूंगा। और अगर मेरे टेस्ट में कम मार्क्स भी आते हैं तो मैं दो चीजें करता हूं। पहली चीज मैं ये देखता हूं कि एग्जाम में ऐसी कौन सी चीजें आई थी जो मैंने नहीं पढ़ी थी और दूसरी चीज कि एग्जाम में ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जिसमें मैंने गलतियां करी थी, ताकि मुझे ये तो पता चले कि मैंने क्या-क्या ब्लंडर्स करे हैं ताकि उनको मैं फ्यूचर में जो है रिपीट ना कर सकूं। मैं आपको जो है अपना एग्जांपल देता हूं। मुझे आज भी याद है कि इंटर में जब हमारा बीएसआई का एडवांस का मॉक टेस्ट था तो हमें अराउंड 10 दिन मिले थे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इन 10 दिनों को जो है पहले से जो है शेड्यूल कर लेते हैं कि हमें एक दिन में क्या-क्या करना है। तो अराउंड 7वें दिन मुझे याद है कि हमारे घर का जो है पावर सप्लाई कट हो गया एंड पूरे दिन लाइट नहीं थी घर पे। एंड अनलकीली उस दिन मुझे सबसे ज्यादा काम करना था मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग। इट वाज मिड समर एंड इट वाज अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस आउट देयर। मुझे आज भी याद है कि उस दिन मैंने गर्मी में कैसे पढ़ाई करी थी। आई वाज डैम फुल ऑफ स्वेट ऑल ओवर द बॉडी, बट मैंने अपने आप से कहा कि अगर आज नहीं करा हमने तो आगे कभी नहीं होगा। एंड आई रेजिस्टेड माय सेल्फ एंड सेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑन माय स्टडी टेबल एंड स्टडी फॉर अराउंड 8 आवर्स इन दैट कंडीशन। अगर मैं चाहता तो ये एक्सक्यूज दे सकता था कि यार पावर सप्लाई नहीं है, कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, बाद में पढ़ाई कर लेंगे, बट मैंने ये नहीं करा एंड आई फोकस्ड ऑन व्हाट आई प्लान्ड फॉर द डे। आपको भी इस तरह का डिटरमिनेशन चाहिए बिकॉज़ देयर इज नो जॉय इन सक्सेस विदाउट स्ट्रगल। आज अगर मैंने वो सब चीजें एक्सपीरियंस नहीं करी होती तो मैं आपसे बता नहीं पाता। अगर मैंने वो सब चीजें एक्सपीरियंस नहीं करी होती तो मैं आपको उन सब चीजों से इंस्पायर नहीं कर पाता। अगर हम ये प्रूव करें कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैपेंस फॉर अ गुड रीजन। अच्छा, कुछ लोगों की प्रॉब्लम थोड़ी नेक्स्ट लेवल की है। वो लोग ये कहते हैं कि जब तक हम रिलेशनशिप में थे तब तक तो सब कुछ बढ़िया चला था, तब तक हम पढ़ाई बढ़िया तरीके से कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारा ब्रेकअप हो गया सब कुछ ट्रैक से उतर गया। अब हम क्या करें? अब हम पढ़ाई पे कैसे support it? And for the past 1 hour you have been doing hard work like donkey to learn those advantages. It won't fetch you results. You should work with such a combination of hard work and smart work that in minimum time the things are completed which are decided by you. And last but not the least, enjoy your studies. Unless you enjoy your studies, you won't get satisfactory results because education is the only weapon which can give you leverage in terms of success if you do not have any extraordinary talents. I personally I am just an average person on the earth with just some control over my brain, so to influence myself to do things which would lead me to my desired goal. See, at last, we are doing what we are doing to earn bread and butter and to live satisfactory or luxurious life as per your desires. Unless you belong to a rich family and a wealthy family, use education as your weapon to rise and prove yourself in this competitive age. I am saying this because if you belong to a rich and wealthy family, most probably you won't be facing financial problems in your life in comparison to the rest. So with education, जब आप चालू करते हो, then respective stages, previous stage से obviously challenging होते हैं, and सबसे बड़ा challenge ये आता है कि subjects जो है हर stage में बढ़ते जाते हैं, and studies की जो है depth गहरी होती रहती है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि suppose हमने कोई subject याद करा, and उसको करने के बाद हम कोई दूसरे subject पे shift हो गए, तो हमें ये डर लगा रहता है कि जो हमने पहला subject याद करा था, क्या मैं उसको भूल तो नहीं जाऊंगा। टाइम लिमिटेड होने की वजह से ये डर लगा रहता है just because अगर आप उस सब्जेक्ट को भूल गए हो तो आपको उसको वापस करना पड़ेगा, अगेन उसमें उतना ही टाइम लगेगा। तो ये वीडियो आपको इसी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी विद utmost accuracy। सबसे पहले आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, लेटेस्ट से ऑडिट उसका चैप्टर 1 याद करने की कोशिश करो। उसको इस तरह से याद करो कि आप जब दूसरी बार उस चैप्टर को अपनी आंखों के सामने लेके आओ तो 10 से 20% चीजें रिकॉल होने लगे। बहुत गहरी बात कह रहा हूं मैंने कहा सिर्फ 10 से 20%, नॉट इवन 40 to 50%। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, कोई भी चैप्टर उठा लो, जब भी आप पढ़ाई करने बैठो पहली बार आप उस चीज को इस तरह से याद करो कि दूसरी बार जब आप करने बैठो आपको सिर्फ 10% चीजें रिकॉल होने लगे। अगर आप ऐसा कर लेते हो, मतलब अगर आप कोई भी चीज पढ़ते हो और दूसरी बार सिर्फ 10% चीजें रिकॉल कर लेते हो, ट्रस्ट मी देयर इज नो लुकिंग बैक। दूसरी बार अगर आप 10% चीजें रिकॉल कर लेते हो तो तीसरी बार आपको ये परसेंटेज 25 मिलेगा, चौथी बार आपको ये 40% मिलेगा और पांचवी बार अगर आपने सब कुछ सही करा है तो ये परसेंटेज 60 भी मिलेगा। Now the game begins here. You see, with 60% recalling ratio, you would be able to undoubtedly write answers of every question with good amount of presentation. आपको पता भी नहीं चलेगा कि 60% accuracy में आपने बहुत से आंसर्स को, बहुत से क्वेश्चंस को कीवर्ड के साथ याद कर लिया होगा। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यार ये एटलीस्ट 5 बार रिवीजन करे कौन? तो भाई सीधा सा जवाब ये है कि जिसको रिजल्ट चाहिए वो करे। मेरे पास बहुत से इंटर एस्पिरेंट्स का कॉल आता है, वो मुझसे ये पूछते हैं कि भैया 2-3 महीने बाद हमारा अटेम्प्ट है, क्या हमसे डू 2 हो जाएगा? एंड फॉर सेकंड आई काइंड ऑफ गो स्पीचलेस। लेकिन पॉजिटिविटी डेवलप करने के लिए मैं ये कहता हूं कि ऑफ कोर्स हो जाएगा, बट मेहनत ज्यादा लगेगी। यार एक बात समझो, इंडिया में न जाने कितने लाखों एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो रिवीजन कर रहे होंगे उस समय पे जिस समय आप कोर्स खत्म करने की बात कर रहे हो। देखो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको चीजों को आसान करना है तो आपको समय देना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि लिमिटेड समय में आप सब कुछ कर लोगे, मतलब पढ़ाई भी कर लोगे और रिवीजन भी ले लोगे। देखो यार अगर आपको सीधी चढ़ना होता है तो हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं। उसी तरह अगर आपको एक कन्विक्शन चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए कि आपने जो पहले याद करा था वो आपको रिकॉल हो जाए सही समय पर, देन आपको टाइम देना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम्स। कोई कहावत है ना कि इफ आई हैव 10 hours to cut a tree, I will spend 9 hours sharpening the axe। उसी तरह अगर आपको एग्जाम्स में फोड़ना है देन आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट, ट्रस्ट मी। मैं जब इंटर में था मैं भी सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। मैं थ्योरी को याद करता, फिर जैसे ही दूसरे चैप्टर पे जंप करता, मुझे ऐसा लगता कि जो मैंने चैप्टर 1 याद करा है वो भूल तो नहीं गया। कुछ दिन ऐसा चला, फिर मैंने डिसाइड करा कि यार कुछ करना पड़ेगा एंड उसके लिए मैंने क्या करा कि रिवीजन प्लान्स बनाए। मैं चीजों को याद करता एंड उसको कब रिवीजन लेना है, उस चीज का मुझे कब रिवीजन लेना है उसको मैं प्री प्लान कर लेता था। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई चैप्टर याद करा सुबह तो मैं रिवीजन इस तरह से प्लान करता था कि रात को सोने से पहले उस सब्जेक्ट को, उस चैप्टर को एक बार रिवाइज करना है मुझे, अगले दिन स्टडीज को चालू करने से पहले अगेन उस सब्जेक्ट का मुझे रिवीजन लेना है। ये एक्सरसाइज आप में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस डाल देगी एंड ट्रस्ट मी, जैसे मैंने कहा कि देयर इज नो लुकिंग बैक। चलो लास्ट बात इस वीडियो की, आपको स्टडीज को एंजॉय करना है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट मन लगा के पढ़ाई करनी है। यूजुअली होता क्या है, जब भी आप कोई पहला सब्जेक्ट कर रहे हो या फिर चीजों को पहली बार याद करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप पहली बार में अच्छा खासा टाइम दे रहे हो, मन लगा के पढ़ रहे हो, तो जब आप उसको रिवाइज करने बैठोगे ना तो जितना टाइम पहले लगा था उसका 1/10 टाइम लगेगा। अगर आप पहली बार मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो तो भले ही चीजों को याद करने में पहली बार में ज्यादा टाइम लग जाए लेकिन दूसरी बार में रिवीजन क्विक हो जाएगा। लेकिन अगर आप मन लगा के पढ़ाई नहीं करोगे तो पहली बार में भी आपको उतना ही टाइम लग जाएगा एंड रिवीजन में भी कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा आपको। एकदम इंटेंसिव स्ट्रेटजी है, इसमें आप एक भी दिन मिस नहीं कर सकते। मैंने आपसे पहले कहा था कि इंटर में आपको बहुत सी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, तो चाहे आपका बर्थडे क्यों ना हो, आपकी फैमिली में किसी का बर्थडे क्यों ना हो, किसी की भी शादी क्यों ना हो, कोई फेस्टिवल क्यों ना हो, आप जो है एक भी दिन मिस करने का रिस्क नहीं ले सकते। फिर कहता हूं कि बातों को इंप्लीमेंट करोगे तो आपका फायदा ही नहीं करोगे, मेरा कुछ नुकसान नहीं। मुझे पता है कि 100 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो 100 के पॉइंट तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन मेरा टारगेट सबको बदलने का नहीं है। मेरा टारगेट उन लोगों को बदलने का है जो अपने अंदर चेंज देखना चाहते हैं। और अगर आप मार्केट में इतने सोर्स होते हुए भी, इतने सोर्सेस होते हुए भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि आप अपने अंदर चेंज देखना चाहते हो। सो विदाउट फर्दर अडू अब अपन स्टार्ट करते हैं कि 21 दिन में ऑडिट को कैसे बेहतर आ जाए।
देखो ऑडिट में हमारे पास टोटल 13 चैप्टर्स हैं। नंबर 1 नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, नंबर 2 ऑडिट स्ट्रेटजी, नंबर 3 डॉक्यूमेंटेशन, नंबर 4 रिस्क असेसमेंट, 5th हो गया फ्रॉड, 6th हो गया ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, 7th हो गया सैंपलिंग, 8th हो गया एनालिटिकल प्रोसीजर, 9th हो गया ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस, 10th हो गया कंपनी ऑडिट, 11th हो गया ऑडिट रिपोर्ट, 12th हो गया ऑडिट ऑफ बैंक्स, 13th हो गया ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। तो ये है टोटल हमारे 13 चैप्टर्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 21 दिन में आपको क्या क्या चीजें करनी है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें कैसे करनी है। डे 1 को जो है आप चैप्टर नंबर 5 को खत्म करेंगे, डे 2 को चैप्टर नंबर 6, डे 3 को चैप्टर नंबर 7, डे 4 को चैप्टर नंबर 8, डे 5 एंड डे 6 को चैप्टर नंबर 10 के 30 पेजेस को खत्म करना है, डे 7 और डे 8 को आपको जो है चैप्टर नंबर 11 को खत्म करना है, 8वें और 9वें दिन चैप्टर नंबर 12 को खत्म करना है, 10वें दिन चैप्टर नंबर 2 को खत्म करना है, 11वें दिन आपको चैप्टर नंबर 1 को खत्म करना है, 12वें 13वें 14वें दिन आपको जो है चैप्टर नंबर 3 के 25 पेज खत्म करने हैं, डे 15 डे 16 एंड डे 17 को आपको जो है चैप्टर नंबर 13 को खत्म करना है, डे 18 डे 19 डे 20 एंड डे 21 के चैप्टर नंबर 4 के 12 पेजेस लेने हैं। अब आपको काम ये करना है कि डे 1 से लेकर डे 16 तक चैप्टर नंबर 9 के 5 पेजेस को साइमल्टेनियसली खत्म करते जाना है। डे 17 को चैप्टर नंबर 9 के जो है 10 पेजेस को जो खत्म करेंगे तो 9 ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। अब 18वें 19वें 20वें 21वें दिन में आपको जो है रिवीजन करना है। 18th डे को जो है आप चैप्टर नंबर 1 2 3 5 6 का रिवीजन करेंगे, 19th डे को आपको आप जो है चैप्टर नंबर 7 8 10 11 12 का रिवीजन करेंगे, 20th दिन को आपको जो है चैप्टर नंबर 13 का रिवीजन करना है और 21वें दिन को आपको जो है चैप्टर नंबर 4 और 9 का रिवीजन करना है। इस तरह से आप जब वर्किंग करोगे तो आपका जो है ऑलमोस्ट ऑडिट खत्म हो जाएगा। अब जो इसमें रेड मार्क रखा है इसका मतलब ये है कि इन दिनों में आपके कुछ जो है ज्यादा एफर्ट्स लग सकते हैं क्योंकि इन दिन में आपको थोड़ी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। Now let us just understand how you want to do this. If you just look at this timetable, you will see that for the rest of the 21 days I have marked on an average 25 pages a day. देखो इन 25 पेजेस में एंड के पेजेस इंक्लूडेड नहीं है जिसके अंदर हमें क्वेश्चंस दे रखे होते हैं just because क्वेश्चंस तो वही है जो हमने चैप्टर में पढ़ा है। Now you see that looking at this 25 pages a day may seem quite an easy task, but let me tell you one thing that this is not as easy as you think. But yes, you can make this an easy task. Now you would be wondering why I just focus on 25 pages a day. So well, let me tell you this thing that this is not any hard and fast rule. मैं भी जो है 25 पेजेस जो है फोकस करता था दिन में ये ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम। Okay. Now in these 21 days you have to compulsorily complete your study material and besides you have to complete at least 5 RTP, 5 MTP and 5 question paper. Now let me give you a schedule. आपको जो है मॉर्निंग में 4:30 बजे कंपल्सरी उठना ही है। विदिन हाफ एन आवर यू जस्ट हैव टू फ्रेशन अप योरसेल्फ। आपको 5 बजे अपनी स्टडी टेबल पे बैठना है एंड फॉर द रेस्ट 20 मिनट्स आपको जो है पढ़ाई को देना है एंड यू हैव टू कंप्लीट 10 पेजेस। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप जो है एक पेज को अच्छी तरह याद करके पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे ही। तो 10 पेजेस को करने में अराउंड 100 मिनट लग जाएंगे। तो हम बात करते हैं अभी कि बाकी के 20 मिनट काम क्या करेंगे। तो जो 2 घंटे पढ़ाई करोगे उसमें आपको पता है क्या करना है कि पहले 25 मिनट पढ़ाई करनी है फिर 5 मिनट ब्रेक लेना है, अगेन 25 मिनट पढ़ाई करनी है फिर 5 मिनट ब्रेक लेना है। तो ऐसे करोगे आप ऐसे 15 से 20 मिनट कर जाएंगे तो ऑलमोस्ट 100 ही हो गए और 20 मिनट हो गए तो 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे का शेड्यूल नहीं बनेगा। अगर आप जो है ब्रेक लेके काम करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन जो रिलैक्स होता है, आपके ब्रेन पे प्रेशर नहीं पड़ता और आप जो इफेक्टिवली वर्क करने लगते हैं। अब आप देखो कि हमने जो है टारगेट बनाया था कि ऑन एन एवरेज हमें 25 पेज करने एक दिन में। अगर आप मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के यही काम करते हो कि 25 पेज में से 10 पेज को निपटा देते हो तो आप खुद देखना कि आपका कॉन्फिडेंस काम होगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हम मॉर्निंग में जो है जॉगिंग करने जाते हैं, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, तो मेरी मानो अगर इंटर में कुछ महीनों के लिए ये सब चीजें कंप्लीट कर दोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कोई जिंदगी पड़ी ये सब चीजें करने के लिए आप मॉर्निंग का टाइम छोड़ दो क्योंकि मॉर्निंग का टाइम बेस्ट टाइम होता है पढ़ने के लिए। आप मॉर्निंग में जो है 10 मिनट मेडिटेशन जरूर कर सकते हो। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो तो उसको जो है इवनिंग के लिए शेड्यूल कर दो क्योंकि मॉर्निंग हमारी इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा रहती है। अब अपने जो है 7 बज चुके हैं, अब आप क्या करो आधे घंटे के लिए जो है ब्रेकफास्ट ले लो। ब्रेकफास्ट खत्म कर दोगे तो आपके अराउंड 7:30 बज जाएंगे। 7:30 से 8 को क्या करना है कि आपने जो पिछले दिन पढ़ा है उसका कुछ रिवीजन लेना है, कुछ रीडिंग लगानी है। अब बच चुके हैं हमारे 8 से 9 को क्या करना है कि चैप्टर 9 को उठाना है, चैप्टर 9 के 5 पेज को खत्म करना है। चैप्टर 9 के 5 पेज को खत्म करना है अच्छी तरह याद करके। 9 बज चुके हैं, 9 से 9:10 तक आपको 10 मिनट जो है ब्रेक लेना है। 9:10 बज गए, 9:10 से लेकर 11 बजे तक आपको जो है नेक्स्ट 10 पेज को खत्म करना है। अब आप ये समझो कि हमारा आधा दिन खत्म भी नहीं हुआ और हमने अपने शेड्यूल का जो है आधा काम 11 बजे तक खत्म कर लिया। अब आपके जो है 20 पेज खत्म हो चुके हैं, 5 पेज चैप्टर 9 के खत्म हो चुके हैं, रिवीजन हो चुका है और बज रहे हैं हमारे 11। अब 11 बजे क्या करो, 11 से 12 बजे तक एक शॉर्ट छोटा सा नैप ले लो। अब क्योंकि हम 4 बजे 4:30 बजे उठते हैं तो आंखों में नींद जरूर होती है। मुझे पर्सनली नींद आती थी तो मैं 11 से 12 बजे तक जो एक छोटा सा नैप लेता था। आप भी कर सकते हो कि 11 से 12 जो है आप एक छोटा सा नैप लेकर अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हो क्योंकि मेरी मानो कि जब आप सोने के बाद वापस स्टडी टेबल पे आओगे, सोने के बाद जब आप वापस स्टडी टेबल पे आओगे तो इतना ही फ्रेश फील करोगे जितना मॉर्निंग में फील कर रहे थे। अब हमारे अप्रोक्सीमेटली 5 पेजेस बचे हुए हैं तो हम क्या करेंगे 12 बजे उठ के 12 से 1 बजे तक इसको खत्म कर देंगे। तो अब ये देखो कि हमारे 1 बज चुके हैं और अप्रोक्सीमेटली हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। अब 1 बजे आप क्या कर सकते हो, लंच ले सकते हो, लंच लेने के बाद वापस सोना चाहते हो तो वापस हो जाओ। अब इसके बाद हमारे पास 2 काम रह गए हैं। एक पहला काम जो हमने पूरे में पढ़ाई करी उसका रिवीजन लेना, दूसरा आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन पेपर करना। अब आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन पेपर में आपको क्या करना है, कैसे करना है वो आपको समझाता हूं। आपको जो कोई भी पेपर उठाना है, आपने जो भी उस दिन चैप्टर पढ़ा है उससे रिलेटेड आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन देखने हैं, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको से काटना और अपनी स्टडी मटेरियल में मार्क लेना है। ठीक है, इस तरह से आप जो है आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन को खत्म करोगे। अब आपको काम क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है वो आपको समझाता हूं। आपने पूरे दिन में जो पढ़ा है उसको आपको वापस याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस जो है केयरफुल रीडिंग लगानी है कि हमने ये पढ़ा है। अपने ब्रेन को बताना है कि हां देख आज के दिन में ये चीज पढ़ी थी। देखो रिवीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपने पढ़ाई करी है। अगर आपने रिवीजन मिस कर दिया तो आप ये मान के चलो कि आपने कुछ करा ही नहीं। अब इन 21 दिनों में आप ये मान के चलो कि अराउंड 10 दिन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपके जो 25 पेजेस है वो शेड्यूल टाइम में खत्म नहीं हो पाएंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसकी लैंग्वेज का लेवल थोड़ा अच्छा है तो उसको डिकोड करके याद करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो बिल्कुल घबराना मत। अब मैंने आपको कहा था कि रैंकर्स जो कभी भी एक स्पेसिफिक शेड्यूल के ऊपर काम नहीं करते, तो रैंकर्स काम करते हैं ये वाला। उसने क्या रैंकर्स ने क्या करा कि जो है अपने टारगेट्स बनाए, डेली टारगेट्स बनाए, उसको दिन में भी कितने कैसे कैसे करना है उसको शेड्यूल कर लिया और उसको हम करने में फोकस करते हैं, भले इसमें कितना टाइम लगता है। तो ये है ऑडिट को जो है 21 दिन में खत्म करने की स्ट्रेटजी। जब आप इंप्लीमेंट करने बैठोगे तो और मुश्किल लगेगा, लेकिन याद रखना कि 99% एक्सपीरियंस इस चीज में जॉब करेंगे और बाकी 1% जो है रैंक लेके आएंगे। तो अगर आपको 1% में आना है या फिर अगर आपको जो है पास होना है तो इन चीजों को कंसिस्टेंटली फॉलो करनी पड़ेगी बिना किसी एक्सक्यूज और बिना किसी क्रिटिसिज्म के। आप जो है अपने आप को अंडरएस्टिमेट मत करना, आपको जो आपको बस जो है एक्शन लेने में फोकस करना। देखो अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो।